तो आज है हम लोग का डे 8 में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन फॉर द डे 8 एनसीईआरटी यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स और यू कैन से प्रिलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यूज। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था इंडियन नेशनल मूवमेंट थर्ड फेज 1935 से 47 दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इसको पैकअप करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और अगर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होगी, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम IAS सिंप्लीफाइड IAS PCS सिंप्लीफाइड और ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम पे, ठीक है ना। जनरल साइंस में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को इंक्लूड किया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेगमेंट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा द फॉलोइंग वेयर द आउटकम्स ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। सेकंड कह रहा है रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। देखो कीवर्ड को टच करना है, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। मतलब हम भी रहेंगे, आप भी रहो, हम कुछ चलाएंगे, आप बस जैसे हम बोलेंगे वैसे चलना है आपको, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस मतलब को एग्जिस्ट करेंगे साथ में। तो कॉमनवेल्थ के एम्बिट में डोमिनियन स्टेटस का सेटअप होगा, उसके रिजेक्शन की बात की गई थी लाहौर सेशन 1929 में, ठीक है। चलिए थर्ड कह रहा है मोरली सपोर्टिंग दोज एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नेंस इन द प्रिंसली स्टेट। तो वैसे लोगों का अपोज करना, वैसे लोगों को सपोर्ट करना मोरली जो गवर्नेंस के खिलाफ थे प्रिंसली स्टेट में। देखो पहले समझो, पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो उनको नॉमिनेट किया गया था एज प्रेसिडेंट फॉर लाहौर सेशन 1929। जो लाहौर सेशन था उसमें JL नेहरू जी को अपॉइंट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन, ठीक है ना। हुआ था आपको दिसंबर 1929 में, ठीक है। देखो इसमें देखा गया ना कि जो पहला एडॉप्शन था कांग्रेस सेशन का, तो 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को ये लोग ना एक तरीके से स्पार्क किए लोग। स्पार्क करने का मतलब क्या हुआ, स्पार्क किए किस चीज़ के लिए, क्या डिमांड के लिए। तो ये लोग बात किए कि हम लोग का जो गोल होगा ना, अभी के बाद से जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे ना, उस पर बात नहीं, वो जो फैक्टर जिस पर हम लोग बात करेंगे वो होगा पूर्ण स्वराज, ठीक है। स्वराज मतलब नथिंग लेस देन दिस, पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी गोल होगा हमारा, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस होगा। आप अपने डोमिनियन स्टेटस को रखो अपने जेब में, ठीक है, आपने जेब में रखो, हमें नहीं चाहिए इसे, ठीक है। तो उनका जो पहला डिमांड था और बहुत ही रिजिड डिमांड था, 31 दिसंबर को बोल, जैसे होता है ना 1 जनवरी को हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन से जिम जाना है, उसी तरीके से कांग्रेस क्या करती है, JL नेहरू जी प्रिसाइड करते हैं और कहते हैं देखो भाई अब बहुत हो गया, वी विल नॉट टॉक अबाउट द डोमिनियन स्टेटस, कॉमनवेल्थ, ये सब चीज़ें कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, डोमिनियन स्टेटस विद इन द कॉमनवेल्थ को फाइनली क्रिटिकली रिजेक्ट करेंगे। मतलब अब कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे इसके बीच में। जो मेजर डिसीजंस लिए गए लाहौर सेशन में, उसमें सबसे पहला काम तो यही किया गया था कि भाई मेरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको सबसे पहले रिजेक्ट करो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड था कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया गया एज एम ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। तो मतलब रिजेक्शन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस विद इन द कॉमनवेल्थ, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था वो ऑथराइज किया कि वो लॉन्च करेंगे एक प्रोग्राम CDM को लॉन्च करेंगे, जहां पे वो ये डिसाइड करेंगे कि जो टैक्सेस होते हैं ना उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स थे उनको कहा जाए कि भाई साहब आप बहुत ऐश कर लिए, अब आप सीटों को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है ना, ये जो मोरली सपोर्ट उनको देना जो गवर्नेंस के खिलाफ प्रिंसली स्टेट में एजिटेट कर रहे हैं, ये जो ऑप्शन था ना वो हरिपुरा सेशन में डिसाइड किया गया था। कहां पे किया गया था, हरिपुरा सेशन में ये डिसाइड किया गया था, ना कि लाहौर सेशन में, ठीक है। यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हैं। हरिपुरा सेशन की बात करें 1938 में सुभाष चंद्र बोस वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन द सेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया, आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चलिए
देखिए इस क्वेश्चन से ना मेरा मेन मोटिव यही था कि तीसरे पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपको समझ में आती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए बात करते हैं अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट। चलिए देखिए पैरेलल गवर्नमेंट की बात करें ना हम लोग, तो इसको बहुत जगह लाया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब आप जो चला रहे हो चलाओ, हम अपना खुद देख लेंगे, आप होते कौन हो हमारे सिस्टम में आके गवर्नमेंट स्टैब्लिश करके हम पे बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट करने के, हु आर यू टू डू दिस। ठीक है, सीधी सी बात है। तो जब पैरेलल गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे जगहों पे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट होती है। ठीक है, पहला कह रहा है चिट्टू पांडे फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन बलिया। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्या हुआ था ना कि चिट्टू पांडे जो खुद को गांधीयन फिलॉसफी से ऐड करते हैं, चिट्टू पांडे जी को गांधीयन फिलॉसफी में ऐड कीजिएगा। ठीक है ना, मतलब हर लोग का एक आइडियोलॉजी होता है, फिलॉसफी होता है, उससे ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं और कैप्चर करते हैं 10 पुलिस स्टेशन को बलिया में, मतलब 10 पुलिस स्टेशन को कैप्चर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बलिया में, बलिया कहाँ पे है, ईस्ट यूपी का पार्ट है, ईस्ट यूपी का पार्ट है। और ये काम कब किए थे, वो किए थे अगस्त 1942 को। ठीक है, एक सप्ताह के लिए 10 जो पुलिस स्टेशन थे उसको ब्लॉक कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, और साथ साथ में ही 10 पुलिस स्टेशन को ब्लॉक करने के साथ साथ लगभग मतलब समझ लो आपकी कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कांग्रेस प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको रिलीज कराया गया था। सेकंड कहते हैं न्यायदान मंडल्स एंड गांधी मैरिजेज वेयर ऑर्गेनाइज इन सतारा। तो देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सतारा की बात कर ले, मिड 1943 से लेकर 45 तक। ठीक है ना, एक प्रति सरकार, ठीक है ना, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर लीडर्स लाइक YV सावन, नाना पाटिल। ठीक है, और साथ में ही बहुत सारे विलेज लाइब्रेरीज को सेट किया गया था। एक न्यायदान मंडल को ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रोहिबिशन कैंपेन चल रहा था हर जगह पे, गांधी मैरिज को ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये था सतारा वाले रीजन में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2 हमारा करेक्ट है। थर्ड कह रहा है बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिड नॉट सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो एक्टिव हेल्प था, एक्टिवली ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, हेल्प प्रोवाइड किए थे डोनेशंस के थ्रू, शेल्टर के थ्रू, मटेरियल हेल्प के थ्रू। स्टूडेंट्स एक तरीके से कुरियर की तरह बिहेव किए थे। जो सिंपल विलेजर्स थे वो इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज किए कि हम आपको नहीं देंगे, आप जो अथॉरिटी हैं उनको हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। पायलट्स एंड ट्रेन ड्राइवर्स जो थे वो बॉम्ब्स को डिलीवरी किए, मटेरियल्स को डिलीवरी किए, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे इंक्लूडिंग पुलिस जो थे उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्टिविस्ट तक पहुंचाया, वन प्लेस टू अनदर। मतलब यहाँ पे ना यूनिटी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिखाया गया, जिसकी वजह से ये आप कह सकते हो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो डिड नॉट लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया, तो ओनली 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बिना किसी डीले के। चलिए कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान मजदूर सभा इन 1938। अगर बात करें हिंदुस्तान मजदूर सभा की तो ये फाउंड किया गया था कंजर्वेटिव वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड JB कृपलानी के द्वारा 1938 में। तो आप नाम याद रखिएगा, वल्लभ भाई VP पटेल, ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से हैं, JB कृपलानी, ये इन लोगों ने हिंदुस्तान मजदूर सभा को फाउंड किया था 1938 में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों, तो एक तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, JB कृपलानी हो गए, लेकिन अशोक मेहता जी नहीं थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा रॉन्ग हो गया, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंद मजदूर सभा फॉर्म किया, देखो ये तो था आपको हिंदुस्तान मजदूर सभा। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट आता है जहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम में इसको ही सिर्फ आप जानते हो, तो अगर मैं एग्जाम में दे दूं हिंद मजदूर सभा, तब आप फंसोगे, तब आप समझ लोगे यही सी को नहीं। हिंद मजदूर सभा फॉर्म किया गया था 1948 में, अशोक मेहता, TS रामानुजम, GG मेहता के अंदर में, और इसका जो मेन बैनर था, मेन होर्डिंग था, और या कह सकते हैं हेडलाइन था, होर्डर जो था वो था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एम्बेट में खुला था ये। ठीक है, तो हिंद मजदूर सभा, हिंदुस्तान मजदूर सभा दोनों अलग अलग है, एक 1938 में, एक 1948 में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमें पता करना है, इसमें ना हमें जानना है कौन सा कब हुआ था। तो सबसे पहले जानो साइमन कमीशन को तो बहुत लोगों को पता होगा।
ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती है साइमन कमीशन को 1927 में। बेसिकली करना क्या है, 1919 में जो रिफॉर्म्स आए थे उसको एसेस करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। और साथ साथ में ही रिकमेंड करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया जो है वो रेडी है कि नहीं फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये 1927 में। तो चलो अब अगर गांधी इरविन की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड इरविन 26 से 31। तो देखो इरविन से आपको पता होगा 1926 से लेके 31 तक ये रहे हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ था वाइसराय लॉर्ड इरविन, जो रिप्रेजेंट किए थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को, और गांधी जी जो रिप्रेजेंट किए थे हम लोगों को, इंडियन लोगों को, दिल्ली में फरवरी 14, 1931 को, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये एंड हुआ था सीडीएम कैंपेन से एंड हुआ था, और ये हुआ कब था 1931 में, ठीक है। अब देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। हेल्ड हुआ था लंदन में सितंबर 7, 1931 को से लेकर के दिसंबर 1931 तक। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था गांधी जी को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव। देखो यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, एक दो नाम और दे देगा, बोले कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सिर्फ याद रखना सोल रिप्रेजेंटेटिव था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम द कांग्रेस, एंड ही वाज गांधी ओनली, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की बात कर लेते हैं पूना पैक्ट के रिलेशन में। तो जो कम्युनल अवार्ड था वो अनाउंस किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा अगस्त 16, 1932 को। यह एस्टेब्लिश करता है सेपरेट इलेक्टोरेट को और रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लास। अब इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी स्टार्ट करते हैं फास्ट अनटू डेथ, कहां पे, यारवाड़ा जेल में, और डिमांड करते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स बाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, देखो साइमन कमीशन पहले हो जाएगा तो तीसरा पहले हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये होगा या ये होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो जाएगा, जो सेकंड वाला गांधी इरविन पैक्ट है, क्योंकि ये आपको फरवरी 14, 1931 में हुआ था, तो हमारा 1 हो जाएगा, 4th कट गया, आंसर हमारा बी हो गया, 43124, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विथ रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेहरू रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए स्टेटमेंट्स को देखना है। कह रहा है इट वॉज ड्राफ्टेड बाई सब कमिटी, देखो बनाया गया एक सब कमिटी, ठीक है, ये सही बात है, एक सब कमिटी को क्रिएट किया गया, एंड देन वो समिति में थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर उनके मेंबर थे। देखो अगर बात करें एक सब कमिटी बना टू ड्राफ्ट नेहरू रिपोर्ट, और इसको हेड किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, क्लियर है। और अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू इंक्लूडेड थे, हेड किए थे, और जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे, ठीक है। अगर बात करें इसी कंडीशन में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, सौब कुरैशी और GR प्रधान, ये सब इसके मेंबर्स थे। तो मेंबर्स की जैसे नाम मैंने आपको बता दिया, तो ये नेम्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप कभी कभी एग्जाम में ना ये सब देख के चले जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है ये सेकंड लेयर का क्वेश्चन होता है। सेकंड लेयर कहने का मतलब हुआ, चलो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर तो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन जो सेकंड नेम्स होते हैं सेकंड चेयर वाले वो भी ध्यान रखना हो, कभी कभी क्वेश्चंस में उससे फ्रेम किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, BR अम्बेडकर जो थे ना वो उसके मेंबर नहीं थे, इस बात को ध्यान रखना है। जो नेहरू रिपोर्ट है वो रिजल्ट था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लखनऊ अगस्त 1928 में, जो डिसाइड करती है किस तरीके से लॉर्ड बिरकनहेड की जो चैलेंज थी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय इंडियंस, तो वो उसके लिए लिया गया था। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन्वॉल्व होती है, साथ में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो नेहरू रिपोर्ट जो था वो पहला मेजर अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा कि वो ड्राफ्ट करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अपनी कंट्री के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है 1 जो है वो रॉन्ग है, क्लियर है। चलिए सेकंड कह रहा था रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वाज यूनानिमस, ठीक है, तो ये समझते हैं। देखो जो रिकमेंडेशन था नेहरू कमिटी का वो यूनानिमस था, सिर्फ एक रेस्पेक्ट को छोड़ के, ठीक है। तो द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू कमिटी वेर यूनानिमस एक्सेप्ट इन 1 रेस्पेक्ट,
अगर हम लोग मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी ने फेवर किया था डोमिनियन स्टेटस को। देखो डोमिनियन स्टेटस को, ठीक है, मेजॉरिटी हैज फेवर्ड द डोमिनियन स्टेटस एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पूरे सेक्शन में एक सेक्शन ऐसी थी जो चाहती थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन है, जो रिकमेंडेशंस है, वो कंप्लीटली यूनानिमस नहीं था, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है द रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ ओनली टू ब्रिटिश इंडिया एंड एक्सक्लूडेड प्रिंसली स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो नेहरू रिपोर्ट है वो कन्फाइन करती है खुद को सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के एम्बेट में, क्योंकि ये फ्यूचर लिंकअप ब्रिटिश इंडिया की बताती है प्रिंसली स्टेट से। किस बेसिस पे? तो फेडरल बेसिस पे, फेडरल बेसिस पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, यह जो रिपोर्ट है वो विजुअलाइज करती है एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर टू अ यूनाइटेड लेकिन डेमोक्रेटिक सेंटर की तरह, ठीक है। चलिए, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ 1 हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू प्रोटेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है बिहार में, गुजरात में, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र में किस तरीके का, किस फॉर्म का एजिटेशन हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें बिहार के बारे में, तो सीडीएम जो था ना, एक तो समझो कि हर एक प्रोविंसेस में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था। जो मेन स्ट्रेस दिया गया था प्रोटेस्ट का कि आप फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, और ईस्टर्न इंडिया की बात करें जैसे बिहार के केस में, तो चौकीदारी टैक्स को रिफ्यूज किया गया था। मतलब दिस नो टैक्स कैंपेन जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है बिहार में। बंगाल जो है, अगर हम लोग बात करें बंगाल की, ईस्ट इंडिया में बंगाल की, तो वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट को शो करता है, और चौकीदारी टैक्स का रिफ्यूजल बिहार में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है, ठीक है। अरेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेंस भी देखे जाते हैं मिदनापुर, आरामबाग और बहुत सारे रूरल पॉकेट्स में, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, गुजरात वाले रीजन देख लेते हैं। गुजरात में कहाँ कहाँ कौन कौन से, देखो, एक तो आप समझो कि इम्पैक्ट वॉज फेल्ट इन आनंद, बोरशाद एंड नादियाड एरिया ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये 3 एरिया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था। बारदोली जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में है, एंड जाम्बूसार जो है भरूच में, वहाँ पे भी ये काफ़ी इंटेंसिफाइड था, ठीक है। और साथ में ही एक डिटरमाइंड प्रीफिक्स्ड नो टैक्स मूवमेंट को चलाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि इंक्लूड करता था रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू भी देने से इनकार कर रहे थे ये लोग। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। थर्ड कह रहा है महाराष्ट्र डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस में आपको फॉरेस्ट लॉ से रिलेटेड चीज़ों को देखा गया था। फॉरेस्ट लॉज जो बनाए गए थे उसको तोड़ने की बात की गई थी, और याद रखना ये सीडीएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा तीनों करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सीडीएम एंड एनसीएम के कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको। सीडीएम एंड एनसीएम कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहां पे आपको करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। कह रहा है लाइक इन एनसीएम द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग सीडीएम वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो मतलब कह रहा है कि सीडीएम में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। एनसीएम में ऐसा कुछ नहीं था, एनसीएम में ये कंक्लूज नहीं कर सकते हो आप। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त, वो बात हुई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। याद करो 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, यहाँ पे बात हुआ था हमें पूर्ण स्वराज का। उसके बाद ही डिसाइड हुआ था सीडीएम, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सीडीएम को अगर आप अटैच करते हो ना, सीडीएम को अटैच करोगे तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस अटैच करना, लेकिन एनसीएम के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है नो मेजर लेबर अपसर्ज कोइंसाइडेड ड्यूरिंग द सीडीएम। तो मतलब सीडीएम के वक्त कोई भी लेबर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला। तो देखो ये स्टेटमेंट ना, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है कि लेबर अपसर्ज कहीं से आपको देखने को नहीं मिला सीडीएम के वक्त में। तो देखो
अगर हम लोग बात करें तो देयर वॉज अ डिक्लाइन इन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट जो इंटेलिजेंसिया को इन्वॉल्व करता हो, जैसे लॉयर्स हो गए, लॉयर्स गिव हिम अ प्रैक्टिस, स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ ले, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज को छोड़े, मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप्स जो थे वो कंपनसेट किए गए। और एक और चीज़ याद रखना कि जो नो मेजर लेबर अपसर्ज कॉन्साइड, तो कोई भी मेजर लेबर अपसर्ज देखने को नहीं देखा गया, ठीक है। बिजनेस ग्रुप से इन्वॉल्व थे, साथ में ही कोई भी मेजर अपसर्ज कॉन्साइड नहीं किया था सीडीएम के साथ। तो सीडीएम में लेबर्स को अटैच मत करना, ठीक है। एनसीएम में कर सकते हो, सीडीएम में मत करना, ठीक है। अब थर्ड कह रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। तो 1 और 2 से तो आंसर तो आप निकाल सकते हो, या तो ए हो जाएगा या तो डी हो जाएगा। थर्ड कह रहा है इन बोथ एनसीएम एंड सीडीएम मुस्लिम पार्टिसिपेशन वेयर सीन इन लार्ज नंबर। देखो ये एकदम बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हुआ था, मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था सीडीएम में वो आपको एनसीएम के मुकाबले कहीं नहीं था। मतलब एनसीएम की बात करेंगे, देखो एनसीएम कब हुआ था 1920 से 22 में, तो आपको याद होगा 1921 मापिला रिवोल्ट जो केरल वाले रीजन में, वहां भी मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे। तो एनसीएम के कॉन्टेक्स्ट में ना काफी ज्यादा था एनसीएम में काफी ज्यादा था सीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सीडीएम में कहीं कुछ नहीं था, एनसीएम में काफी ज्यादा था, ठीक है। जो मैसिव पार्टिसिपेशन था मुस्लिम का और जो मेंटेनेंस था कम्युनल यूनिटी का, इवन मोपिला अपराइजिंग के बाद भी, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था एनसीएम का। बहुत सारे प्लेसेस में 2/3 जो अरेस्ट हुए थे लोग वो मुस्लिम्स थे, और ऐसे पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखा गया इन द सीडीएम। तो हमारा आंसर 1 और 2 करेक्ट है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन इफ यू वांट टू सेपरेट सीडीएम एंड एनसीएम कलेक्टिवली, ठीक है। चलिए यहां अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो कोई बेसिक्स आपके पास डाउट नहीं रह जाएगा, एनसीएम सीडीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी थॉट्स ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी थॉट्स ऑन कास्ट सिस्टम और कास्ट एंड अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ही ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। देखो सबसे पहले जानना, जब गांधी जी जेल में थे ना, ठीक है, जब गांधी जी जेल में थे तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सेट करते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। क्या सेट करते हैं? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, इसको सेट करते हैं। बेसिकली जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सेट करते हैं वो करते हैं सितंबर 1932 को, और यहां से एक वीकली स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हरिजन, हरियों का जन, ठीक है। कब स्टार्ट करते हैं? जनवरी 1933 में। ध्यान रखिएगा जो महात्मा गांधी थे वो वाइल इन जेल, ठीक है, वाइल इन जेल ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सितंबर 1932 को, और एस्टेब्लिश करते हैं वीकली हरिजन जनवरी 1933 को, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा साहेब अंबेडकर थे। देखो अगर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करें तो इट वॉज बाबा साहेब अंबेडकर जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो BR अंबेडकर थे वो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो डिप्रेस्ड क्लास के थे, वो फाउंड करते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। चलिए सेकंड देख लेते हैं। ही एडवोकेटेड द नीड फॉर कास्ट हिंदूज टू डू पेनांस फॉर माइजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन अनटचेबल्स, ठीक है। तो मतलब इनका कहना था जो उनका जो इंटायर हरिजन कैंपेन था ना वो पूरा का पूरा एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ह्यूमैनिज्म एंड रीजन। याद रखना, ह्यूमैनिज्म एंड रीजन। वो कहते हैं कि जो शास्त्रार्थ हैं वो कहीं भी अनटचेबिलिटी की बात नहीं करता है, अगर वो करता है तो उसको इग्नोर करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट है ह्यूमन डिग्निटी के। वो स्ट्रेस करते हैं कि कास्ट हिंदूज जो हैं वो पेनांस करेंगे जो भी अनटोल्ड मिजरीज इन्फ्लिक्ट की गई है हरिजन लोगों पे, उनके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यही एक रीजन था। फॉर दिस रीजन ही वॉज नॉट
हॉस्टाइल टू हिज क्रिटिक, जैसे कि अंबेडकर। वो कहते हैं हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स, अनटचेबिलिटी हैज टू डाइड इफ हिंदुइज्म इज टू लिव लॉन्गर। ठीक है, चलिए, तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी है, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया। तीसरा देख लेते हैं, ही एडवोकेटेड फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड नॉट वर्ना सिस्टम इटसेल्फ। देखो ये ऑप्शन ना बहुत आराम से आपको खींच सकता है, मतलब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार तो फिर अनटचेबिलिटी हटाना है लेकिन वर्ना सिस्टम को नहीं हटाना है। तो अगर वर्ना सिस्टम को हटाने की बात करेंगे, नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली हम लोग अनटचेबिलिटी पे वर्क फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ना फटाक से कट कर दोगे, आपको लगेगा ये रॉन्ग है, लेकिन ये करेक्ट है। गांधी जी का ये मानना था ना कि जो भी लिमिटेशंस हो और डिफेक्ट्स हो वर्णाश्रम सिस्टम में या वर्ना सिस्टम में, कुछ भी सिंफुल नहीं है, ठीक है ना, देयर वॉज नथिंग सिंफुल अबाउट इट। लेकिन अगर हम लोग बात करें अनटचेबिलिटी की, तो वो काफ़ी सिंफुल है ना। अनटचेबिलिटी गांधी मानते हैं कि एक प्रोडक्ट है डिस्टिंक्शंस का, एक प्रोडक्ट है हाई एंड लो कास्ट सिस्टम के डिफरेंसेस का, ठीक है, तो ये उनका मानना था। चलिए, तो हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट मतलब ओनली 2 हो जाएगा, आंसर बी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1936 एंड 37 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 36 एंड 37 में, हमें उस पर ये स्टेटमेंट बताना है। 1, 2 और 3 देखते हैं कौन करेक्ट है। कह रहा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 प्रोविंस में वो 7 प्रोविंस बनाते हैं फॉर्म गवर्नमेंट। तो देखो, जो इलेक्शन हुआ था 1937 का, वो हेल्ड हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो टोटल सीटें कितने जीतते हैं, 758 सीट्स, ठीक है ना, बाय विनिंग 758 ऑफ सम टोटल 1500 सीट्स इन द वेरियस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो कांग्रेस है 1937 में फॉर्म करती है गवर्नमेंट 7 प्रोविंसेस में, याद रखिएगा 7 प्रोविंसेस में। अब कौन कौन सी प्रोविंस थी, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड यूपी। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है मुस्लिम लीग फेल्ड टू विन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन एनी ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। बिल्कुल करेक्ट है, और थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये ऑप्शंस देख के। अच्छा लगने का सेंस मतलब क्या है कि आप अपने जो सोचोगे उसको जस्ट उल्टा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हो, एग्जाम में फंस सकते हो। मुस्लिम लीग जो थी वो इवन मेजॉरिटी सीट्स नहीं बना पाई थी, इवन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। थ्रू आउट इंडिया की बात कर ले, 1937 इलेक्शन में जो लीग हुआ था वो रिसीव करती है, वो मुस्लिम लीग जो थी वो 5% से भी कम टोटल मुस्लिम वोट्स को कंक्लूड करती है, और had emerged as the predominant party in none of the Muslim majority provinces। तो मुस्लिम लीग जो है वो बेसिकली रिलेटिवली बहुत ही बैडली परफॉर्म करती है इन द इलेक्शन। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड कह रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट्स वेयर सक्सेसफुल इन फर्म हैंडलिंग ऑफ द कम्युनल राइट्स आफ्टर इलेक्शन। देखो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जो मेजर अचीवमेंट था कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो जो किस तरीके से फर्मली हैंडल किए थे कम्युनल राइट्स को, ये भी एक बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स को स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए कहा गया था कि कम्युनल आउटब्रेक को कैसे भी कंट्रोल करना है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आप कंक्लूड करोगे पॉइंट नंबर 2, इसको नोट्स में यूज कर सकते हो। चलिए, कह रहा है हु वॉज इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1939। तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1939। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में, याद रखिएगा त्रिपुरी सेशन में। वो इलेक्शन जीतते हैं अगेंस्ट पत्तावी सीतारमैया के आगे, ठीक है। तो अब देखो, जो पट्टावी सीतारमैया थे उनको सपोर्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बोस चाहते थे कि एक इमीडिएट स्ट्रगल हो जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया जाए। देखो, गांधी जी को बहुत मानते थे बोस, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन गांधी जी का जो तरीका था ना आराम आराम से करने का, वो उस पर बोस भरोसा नहीं करते थे। बोस कहते थे कि कोई इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, लीड आपके द्वारा ही किया जाए लेकिन इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गांधी जी का फर्म बिलीव था कि जब तक वक्त ना आ जाए तब तक स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था बिटवीन गांधी एंड द बोस, ये एक तरीके से आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया। और यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी चाहते नहीं थे कि वो कांग्रेस स्ट्रगल को लीड करे बेस्ड ऑन द रेडिकल लाइंस जो कि बोस के द्वारा प्रेफर किया जाता था। इवन बोस भी नहीं चाहते थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे अपने आइडिया से। इस सर्कमस्टांसेस में बोस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो रिज़ाइन करते हैं
और उनकी जो रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट पोस्ट को वो देते हैं अप्रैल 1939 को। इसके बाद फिर से री इलेक्ट होते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद, उनको चुनाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए कह रहा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीरपुर कमेटी। पीरपुर कमेटी अगर आपको नहीं पता है तो आप ब्लॉक हो जाओगे। पीरपुर कमेटी के बारे में क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। देखो पीरपुर कमेटी की बात करें तो 1938 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कब किया था, 1938 में। ठीक है, फॉर्म किसके द्वारा किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि काफ़ी अनॉयड हो गए थे कांग्रेस से क्योंकि उनमें पावर शेयरिंग तो हुई नहीं कुछ। जो ऑब्जेक्टिव था कमेटी का वो प्रिपेयर किया गया था एक डिटेल रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। रिपोर्ट ऑन एट्रोसिटीज़ जो कि कमिट किया गया है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। इस रिपोर्ट में जो कमेटी है वो चार्ज करती है कांग्रेस को विथ इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस राइट्स, सपरेशन ऑफ उर्दू इन फेवर ऑफ हिंदी, डिनायल ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड साथ साथ ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इकोनॉमिक फेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज सपोजली कमिटेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, विच आर द फॉलोइंग रीजन। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसको लाया गया था 1939 में। ठीक है, एक एक्ट था जो पास किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1939 में, जिसको इफेक्टिवली डिक्लेयर किया गया मार्शल लॉ इन इंडिया के तौर पे। ऑल्दो ये इनेक्ट किया गया था 29 सितंबर 1939 को, इनेक्टेड ऑन 1939 3 सितंबर। ठीक है, तो ये इसको लाया गया था। बेसिकली इसमें क्या था, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ध्यान रखना है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 को। ये कह रहा है टू इन्फोर्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। देखो वॉर डिक्लेयर हुआ उससे पहले ही इमरजेंसी पावर्स जो थी वो सेंटर में, अगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट की बात करें तो उसको अमेंड करने की बात कर रही थी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको इन्फोर्स किया गया था द डे जिस दिन वॉर डिक्लेयर किया गया था। सो रिस्ट्रिक्ट किया गया सिविल लिबर्टीज को और कॉमन लोगों को। ठीक है, तो हमारा ए तो बिल्कुल करेक्ट है, और यही करेक्ट होगा कि नहीं वो देख लेते हैं हम लोग। चलो सेकंड देखते हैं, टू इंश्योर द पब्लिक सेफ्टी एंड द डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल बात है, देखो जो एक्ट था वो इंपावर करता है वाइसराय को कि वो रूल्स बनाए पब्लिक सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, इवन डिफेंस फॉर द ब्रिटिश इंडिया के लिए। यह साथ में ही प्रोवाइड करता है पनिशमेंट अगर कोई कॉन्ट्रीवेंशंस होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जारी किया जाता है जिसमें आपको डेथ भी मिल सकता है और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ भी हो सकता है। जो ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट था वो सीधा से इस बात पर रखा गया था कि आप लोग स्टेट के साथ नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप स्टेट के साथ नहीं हो तो जो हिज मैजेस्टी थे जो बैठे थे ब्रिटेन में उनके अगेंस्ट आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सी कह रहे टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड बाय द डिफेंस पर्पस। देखो जो एक्ट था वो प्रोवाइड करता है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर डिफेंस पर्पस, तो आप डिफेंस के पर्पस से लैंड एक्विजिट कर सकते हो और कंपनसेशन प्रोवाइडेड जो लैंड होगा वो जो लैंड एक्वायर्ड हुआ उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो लैंड के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन इसको स्क्वायर किया जाएगा। साथ में ही इट एक्सपायर्ड 6 मंथ, जैसे ही वॉर टर्मिनेट हुआ 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर कर गया और इस एक्ट को रिपील किया गया बाय अमेंडिंग एक्ट ऑन 1947। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात हो रही है और ये स्टेटमेंट्स को समझना है। सबसे पहले ये समझो द दिल्ली चलो मूवमेंट वॉज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें डिमांड ऑफ सत्याग्रह वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू द एंटी वॉर डिक्लेरेशन। अगर गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करती है सत्याग्रहियों को तो वो इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही ही और सी वुड नॉट ओनली रिपीट इट बट मूव इनटू विलेजेस एंड स्टार्ट ए मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली चलो, ठीक है, तो दिल्ली चलो मूवमेंट जो था वो एक मेन आउटकम्स था इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है द मूवमेंट बिकम वायलेंट व्हेन ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ सत्याग्रही। देखो जो सेंटर पीस था इंडिविजुअल सत्याग्रह का वो उसका मेन जो मोटिव था वो नॉन वायलेंस था, नॉन वायलेंस। ठीक है, ठीक है, विच कुड ओनली बी अचीव बाय सेलेक्टिंग द सत्याग्रहीज।
मतलब सत्याग्रह के तौर पे ही आप नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो सेलेक्टेड सत्याग्रही थे जिनको चुना गया था, जिनका नॉन वायलेंट बैकग्राउंड था, जैसे आचार्य विनोबा भावे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। यह जो मूवमेंट है वो कभी भी वायलेंट नहीं हुआ था। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, तो ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखो सेकंड कह रहा है द मूवमेंट बिकम वायलेंट, देखो वायलेंट कहा था ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, मैंने जो समझाया आपको कि कभी भी वायलेंट नहीं हुआ था, सेकंड रॉन्ग हो गया। तीसरा कह रहा है विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन वायलेंस इसको सेंटर पीस पे रखा गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह के फॉर्म में। जो पहले सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे, जिनको जेल भेज दिया गया था जब वो वॉर के अगेंस्ट बोले थे। तो सेकंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, थर्ड थे ब्रह्मदत्त। देखो यही पूछता है, पहले थे आपको विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। चलो ये दोनों तो आप लोग याद रखोगे, तीसरा नाम याद रखना ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त जो थे ना, वो एक वन ऑफ द इनमेट्स थे गांधी जी के आश्रम के। ठीक है, तो यहां पे हमारा 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके बारे में समझते हैं। कह रहा द मूवमेंट इंडोर्स्ड द डिफाइंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो QIM की बात होती है ना, तो इतना तो जरूर हो गया था एटमॉस्फेयर में कि गवर्नमेंट की कोई चीज़ों को मानेंगे नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसेस को छोड़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ेंगे, हर चीज़ को छोड़ेंगे, हर चीज़ को बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिफाइंस अथॉरिटी, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सेकंड कह रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एकोमोडेटिव ऑफ वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। देखो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सीधी सी बात है कि जो भी वायलेंस होगा, मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा वो एकोमोडेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर थोड़ा बहुत कहीं वायलेंस हुआ तो हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे, क्विट कर देंगे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, जिस तरीके से आप देखे होंगे CDM के केस में, ठीक है, चौड़ी चौड़ा हुआ और इसको रोक दिया गया। ठीक है, चौड़ी चौड़ा नहीं, तो NCM फेज में आपको पता होगा उस NCM को क्या किया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड हो गया गोरखपुर वाला, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये वैसा केस नहीं था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट। थर्ड कह रहा है एनीबडी हु बिलीव्ड इन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री कुड ज्वाइन इट। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी जिनको भी लगता है कि पूर्ण स्वराज हमारा अधिकार है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको एम किया गया था कि ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रॉय करना इंडिया से। इससे पहले जो भी मूवमेंट्स हुए थे, जब गांधी जी कहते थे ट्रेंड सत्याग्रही को ज्वाइन करो मूवमेंट को, जो भी ये बिलीव करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री की नीड है और वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अर्ग किया गया था कि वो प्रोमिनेंट पार्ट मूवमेंट में प्ले करें और लीड करें। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ऑल 3 स्टेटमेंट विल बी द गिवन आंसर इफ यू आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो ये तो हमारा रिस्पॉन्स हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये इंडियन रिस्पॉन्स हुआ। अब बात करेंगे ब्रिटिश रिस्पॉन्स के बारे में। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करेक्ट है। चलिए, तो कह रहा था द मार्शल लॉ वॉज इन्फोर्स्ड ऑल ओवर इंडिया। देखो जो मार्शल लॉ है ना, वो अप्लाई नहीं किया गया था कहीं पे भी, लेकिन रिप्रेशंस को बहुत ज़्यादा सीवियर रखा गया था। एजिटेटिंग क्राउड्स पे लाठी चार्ज हुए थे, टीयर गैस हुए थे और उन पे गोलियां भी चलाई गई थी। तो ये तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है ऑल द मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन जितने मेजर रूलर्स थे, जो मेजर लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। देखो 8 अगस्त 1942, एक बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो बॉम्बे में सेशन करती है, मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। अगले दिन गांधी, नेहरू और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इनको रिलीज कब किया था, 1944 में, 1944। अब याद रखना जब अरेस्ट किया था तो 21 दिन का फास्ट चलता है इनका, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है
गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्सेस एंड फाइन्स टू अपीज द रिबेलियस विलेजर्स, तो जो विलेजर्स थे, जो रिबेलियस लोग थे, उनको खुश करने के लिए टैक्स का रिडक्शन हुआ और फाइन्स को रिड्यूस किया गया। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्टोर कर देती है बेसिकली। देखो, द गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू वायलेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप द एजिटेशन, रिबेलियस विलेजेस वेयर फाइंड हेविली, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ था। एट जो विलेजेस जो मास फ्लॉगिंग हो रहा था, वहाँ पे मास फ्लॉगिंग किया गया और साथ साथ में ही मिलिट्री एक्शन लिया गया था। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट पूछ रहा है तो नन हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट पे एक और क्वेश्चन, फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब कह रहा है जयप्रकाश नारायण विद द असिस्टेंस ऑफ राम मनोहर लोहिया फॉर्म द पैरेलल गवर्नमेंट इन नेपाल बॉर्डर, आजाद दस्ता। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एक फाउंडिंग मेंबर्स थे, रियल सोशलिस्ट लीडर कह सकते हो। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, ये एस्केप करते हैं प्रिजन में, नेपाल में भागते हैं जेल से। कब भागते हैं? नवंबर 1942 में। और ये मदद लेते हैं कुछ सोशलिस्ट लीडर जैसे राम मनोहर लोहिया, इनका नाम अभी जस्ट आप सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एंड फॉर्म करते हैं एक पैरेलल गवर्नमेंट को नेपाल बॉर्डर पे, जो कि 1944 तक चलता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, कहता है द तामलुक, इसको मिदनापुर वाले तामलुक में नेशनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म अंडर द लीडर्स ऑफ चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे तो बलिया डिस्ट्रिक्ट के थे, आपको याद होगा, यूपी वाले। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना, तो ये यहीं पर डिस्कार्ड हो गया। अगर बात करें नेबरिंग रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, जहाँ बलिया डिस्ट्रिक्ट था, अगस्त 1942 वहाँ पे वो 10 पुलिस स्टेशन को कैप्चर करते हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। ठीक है, और बहुत सारे कांग्रेस लीडर को रिलीज कराते हैं। जो अगर मिदनापुर तामलुक की बात कर ले, दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक जातीय सरकार, याद रखिएगा उनका नाम जातीय सरकार, ये नाम रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो जो जातीय सरकार थे वो एक साइक्लोन रिलीफ वर्क स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में ही जो पुअर लोग हो गए उनके लिए भी ये काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो यहाँ पे जातीय सरकार की बात की गई ना, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह आप नेशनल गवर्नमेंट भी मान सकते हो बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, कह रहा है विथ रेफरेंस टू सप्रू कमिटी ऑफ 1945 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विथ रेफरेंस टू सप्रू कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है द कमिटी रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द पाकिस्तान। इट ऑपरेटेड अंडर द मैंडेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कमिटी रिकमेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले समझिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो था सप्रू कमेटी का, वो कॉमनली रेफर करता है सप्रू कमेटी रिपोर्ट को, जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, जो कमेटी रिजेक्ट करता है मुस्लिम लीग के डिमांड को, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट करता है मुस्लिम लीग को के डिमांड को कि पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि वो कन्विंस नहीं था कि सेपरेट स्टेट जो होगा वो बेनिफिशियल होगा किसी भी कम्युनिटी के लिए, और जो डिवीजन ऑफ इंडिया होगा वो इंडेंजर करेगा पीस एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट ऑपरेटेड अंडर द मैंडेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो कमिटी है वो उसमें 30 मेंबर्स थे जो एक्सपर्ट्स थे आपको पब्लिक अफेयर्स के। ये मैंडेट जो था वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं था, तो दूसरा तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है द कमिटी रिकमेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये भी रॉन्ग है। जो कमिटी है वो रिजेक्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स को एंड प्रपोज किया था जॉइंट इलेक्शन विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो जॉइंट इलेक्शंस प्लस सीट्स रिजर्वेशन, इसकी बात की गई थी। ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की गई, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज बाय द ब्रिटिश वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन। कौन सा एक्शंस और पॉलिसी था ब्रिटिश के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन, ये हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है द क्रिप्स मिशन प्रपोज करता है प्रोवाइडेड लेगिटिमेसी टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशन, बिल्कुल करेक्ट है। देखो
क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था ना, वो एक तरीके से एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है मुस्लिम लीग के वर्कर्स को, और प्रोवाइड करता है लेगिटिमेसी कि पाकिस्तान का डिमांड हो, क्योंकि उनके जो प्रोविजंस थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, वो इसको कंसिडर करता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो एक प्रोविज़न लाया जाता है कि वो प्रोवाइड करेगा प्रोविंस में जो भी प्रोविंस जो अनविलिंग है इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने में, उनका खुद का एक सेपरेट यूनियन हो सकता है और उनका खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो हम लोग जब बात करें तो इन जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो फ्रेम है, इसमें मुस्लिम्स को या फिर जो भी सेपरेट नेशंस क्रिएट करना चाहते थे उनको हेल्प मिलता है। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम लीग एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बाय वेवल प्लान। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो वेवल प्लान जो है ना, वैसा कोई प्रपोजल लेके आया नहीं था। जो आइडिया था वेवल प्लान का, वो था रिकंस्ट्रक्ट करे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। तो मेन वेवल प्लान का क्या आइडिया था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव प्लान, ठीक है, काउंसिल। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, हमेशा याद रखिएगा, इस पर्पज़ के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस जो था, जो वाइसरॉय लॉर्ड वेबल के द्वारा लाया गया था जून 1945 में, इस कॉन्फ्रेंस में जिन्ना इंसिस्टेड दैट जो लीग है वो खुद से खुद नॉमिनेट करेगा मुस्लिम्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के लिए, लेकिन कांग्रेस के अपोजिट में था। ठीक है, तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है द ब्रिटिश इन्वाइटेड द कांग्रेस टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मुस्लिम लीग डिमांड। तो मुस्लिम लीग के डिमांड को बिना कंसिडर किए हुए कांग्रेस को बुलाती है ब्रिटिश और कहती है कि आप फॉर्म कर सकते हो इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो द ब्रिटिश इन्वाइट करती है कांग्रेस को कि आप आओ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो, जो कि स्टार्ट कब से होगा? 2 सितंबर 1946 से। जवाहरलाल नेहरू को आप डिफेक्टो फंक्शनल डिफेक्टो हेड बना सकते थे और बने, डिस्पाइट क्या था कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इस रिस्पॉन्स में जिन्ना लॉन्च करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। कब लॉन्च करते हैं? तो ये लॉन्च किया था अगस्त 16, 1946 को कलकत्ता में। एक स्लोगन था वी विल फाइट एंड गेट पाकिस्तान। वी विल फाइट एंड गेट पाकिस्तान वाज द स्लोगन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 देख लेते हैं। कह रहा एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन बाय द कैबिनेट मिशन। बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का आया था वो रिजेक्ट करता था डिमांड को कि वो फुल फ्लेज सेपरेट नेशन को बनाएंगे पाकिस्तान को। उनका कहना था कि जो सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनेगा, कैबिनेट मिशन उसका एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेगा कि एक प्लान बनाएगा जिसमें इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी को ओवरऑल फ्रेमवर्क में रखा जाएगा और यूनिटी ऑफ कंट्री को एज इट इज़ रखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3 सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकंड कह रहा है इट वाज इंप्लीमेंटेड इन ईयर 1936। देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, वैसे भी 1935 1936 में कैसे लग सकता है, ऑब्वियस बात है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखो सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, तो ये पास किया गया था गवर्नमेंट पार्लियामेंट में 1935 में, और ये इफेक्ट में आया था 1937 में। 1937 में इफेक्ट में आया था, लेकिन 35 में इसको पास किया गया था। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कुछ की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो यहाँ पे बात किया गया था क्रिएशन ऑफ ए फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंसिस्ट होगा 2 लेवल में। एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा और पार्लियामेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, एंड उसके नीचे प्रोविंसेस होगा और प्रिंसली स्टेट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2 हो जाएगा इनकरेक्ट, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए कह रहा है इन विच ईयर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी टुक। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कौन सी ईयर में हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 में हुआ था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी बॉम्बे में होता है फरवरी 1946 को। कुछ 1100 रॉयल इंडियन नेवी, इसको RIN रेटिंग्स कहते हैं, ऑफ हिम्स तलवार, वो जाते हैं स्ट्राइक पे, प्रोटेस्ट पे अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिमांड करते हैं इक्वल पे फॉर इंडियंस एंड वाइट सोल्जर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, एकदम भूलना नहीं है।
तो इक्वल पे डिमांड करते हैं, जैसे कि आप ब्रिटिशर्स को पे कर रहे हो वैसे हमें पे करो, ठीक है ना। तो ट्रायल्स चलता है इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है, ट्रायल्स चलता है इंडियन सोल्जर्स पे और बहुत सारे इशूज होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ था वो 1946 में बॉम्बे वाले रीजन में हुआ था, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और डिमांड किया गया था इक्वल पे फॉर इंडियन एंड वाइट सोल्जर्स, ठीक है। और ऐसा उन लोग खाना दिया था जैसे मान लो एक इंडियन हो गए सोल्जर्स और एक हो गए वाइट सोल्जर्स, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका खाना बहुत ख़राब रहता था और इनका खाना काफ़ी अच्छा रहता था, ठीक है। साथ में ही जो INA ट्रायल्स चल रहा था जिसमें इंडियन सोल्जर्स को यूज़ किया गया था इंडोनेशिया में, उस पर भी थोड़ा रोक लगाना था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें INA प्रिजनर्स पे भी ज़्यादा फोकस किया गया था। तो रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी था वो कलेक्टिवली 2-3 चीज़ों से था, मोस्टली था जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस बेसिस पे 1946 में बॉम्बे में, ठीक है। चलिए अब कह रहा हूँ अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्लीडेड ऑन द साइड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन देयर रेड फोर्ट ट्रायल। तो वो कौन थे? तो वो थे आपको सर TB सप्रू। जो भी दिया हुआ है TB सप्रू प्लीड करते हैं साइड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर, रेड फोर्ट जो ट्रायल होता है उसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रायल पर रखा था रेड फोर्ट में ऑन ग्राउंड ऑफ ट्रीजन एंड टॉर्चर, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इमेंस पब्लिक प्रेशर होता है, सब्सिक्वेंट जो रिवोल्ट होता है रॉयल इंडियन नेवी में वो ब्रिटिशर्स को कंपेल करता है कि वो जो डेथ सेंटेंस दिए हैं किनको, प्रेम सहगल को, शाहनवाज खान को, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को, ठीक है ना, तो उनसे डेथ सेंटेंस हटा लेते हैं वो। तो यह ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट मिशन प्लान। CMP की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान की, इसके स्टेटमेंट में हमें कंसीडर करना है ऑप्शंस। तो देखिए अगर बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की, कह रहा है द कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंड करता है 2 टियर कन्फेडरेशन। देखो अगर हम लोग बात करें तो ये रिकमेंड करता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली है उसको एक ग्रुप में करो और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करो। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करना है तो उसको 3 सेक्शन में रखना होगा, 2 टियर कन्फेडरेशन में नहीं, ठीक है। सेकंड कह रहा है इट रिकमेंडेड फॉर ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन वाइल इलेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है इनिशियली ऑल द मेजर पार्टीज एक्सेप्टेड दिस प्लान। देखो अगर बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की तो कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन को फॉर्म किया गया था कि इनिशिएटिव लाया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेट एटली के द्वारा 1946 में, क्लीमेट एटली के द्वारा। और कब लाया गया था? 1946 में। यह रिकमेंड करता है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको ग्रुप करो, उनको ग्रुप बनाओ 3 सेक्शंस में। जब आप इलेक्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जैसे सेक्शन A फॉर हिंदू मेजॉरिटी सेगमेंट, 3 में बांट दो, A B एंड C। A की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी को रख लो। सेक्शन B एंड C फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो B एंड C को मुस्लिम में रख लो। एक तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट वाले प्रोविंस को रखना है, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाले प्रोविंस को, नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग असम, ठीक है। मुस्लिम लीग अगर बात करें तो इस प्लान को एक्सेप्ट करता है स्टार्टिंग में इनिशियली, और साथ साथ में ही लॉन्ग टर्म प्लान के साथ साथ डायरेक्ट एक्शन प्लान का भी, डायरेक्ट एक्शन डे को भी अनाउंस करता है। इनिशियली जितने भी मेजर पार्टीज थे वो एक्सेप्ट करते हैं इस प्लान को, लेकिन जो एग्रीमेंट था वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड रहा, क्योंकि ये जो था वो बेस्ड था म्यूचुअली अपोजिट इंटरप्रिटेशंस जो प्लान का हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा, उसका जस्ट थोड़ा थोड़ा उसको लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो हो गया 2 and 3 इज करेक्ट, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। चलिए द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय, ड्राफ्ट किन के द्वारा किया गया था? रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात खान एंड फजलुल हक। तो ये आपको थे सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा, पंजाब प्रीम सिकंदर हयात खान के द्वारा। साथ साथ में ही यह आपको एक लीडर थे और यूनियनिस्ट पार्टी के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। यह जो रिजोल्यूशन था वो प्रेजेंट किया गया था 23 मार्च 1940 को। ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ये जो रिजोल्यूशन है उसको प्रेजेंट किया गया था 23 मार्च 1940 को। यह जो रिजोल्यूशन है वो डिमांड करता है कि आप किसी तरीके से एक मेजर लाइए जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की ऑटोनॉमी हो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में। हाउएवर यह जो
ये जो रेजोल्यूशन था वो कभी भी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं करता, कभी भी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं करता। इनफैक्ट सिकंदर हयात खान की बात कर लें तो वो रिट्रीट करते हैं कि वो किस तरीके से जो कन्फेडरेशन है उनका, वो ऑटोनॉमी की बात जरूर करते हैं, यूनाइटेड कन्फेडरेशन यूनिट की बात करते हैं, ना कि पार्टीशन की बात करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट दे रखा है इंडिविजुअल सत्याग्रह, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, नेशनल प्लानिंग कमेटी, कब कब हुआ था ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल सत्याग्रह तो ये आपको पता होगा 1940s में। पहले कौन थे? विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? JL नेहरू। तीसरे कौन थे? बता देना। ठीक है, सेकंड बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये डिक्लेरेशन कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1947 में, ये तो बच्चा ही बता देगा। क्रिप्स मिशन का अराइवल कब था? क्रिप्स मिशन ये आपको 1942 में था। नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात कर लेते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। ठीक है, तो हो गया हमारा 4213, दैट इज आंसर ए। चलिए, हाँ इसमें एक चीज़ जानना है बस, नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पता ही है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो था वो सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, SC बोस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1938 में SC बोस के द्वारा सेट किया गया था। ठीक है, चलिए, कह रहा है विच पार्टी गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन एंड विच डेट वॉज चूजन फॉर डायरेक्ट एक्शन डे? कौन सी पार्टी थी? तो मुस्लिम लीग थी, ऑब्वियस बात है। और ये डे था 16 अगस्त 1946, डे था 16 अगस्त 1946। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉर्ड क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखो, कह रहा है ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1765। ये हो सकता है क्या? तो ये इनकरेक्ट है। अगर लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल थे ड्यूरिंग 1757 से 1760 तक। ठीक है, 1757 से 60 तक। ठीक है, याद रखिएगा। इस रीन में ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो अल्टीमेटली पेव होता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का इंडिया में। इनको बाद में रीअपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1765। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, वो क्रिएट किया गया था 1774 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहला रॉन्ग हो गया हमारा, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है ही लेड ब्रिटिश इन बैटल ऑफ पलासी, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनको ना अपॉइंट नहीं किया था गवर्नर जनरल के फॉर्म में 1765, इनको रीअपॉइंट किया था। ठीक है ना, चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ल्स कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1793। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1986 से, अगर 1786 से 1793 तक थे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जनक माना जाता है इनको। नोटेबली अगर हम लोग बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लेके आए थे, कॉर्नवालिस कोड के एम्बिट में 1793 में। और साथ में ही पुलिस रिफॉर्म की भी स्टार्ट की थी इन्होंने। तो पहला तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड कह रहा है ड्यूरिंग हिज टेन्यूर मेनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाते हैं। कह रहा है महलवारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, नो, महलवारी सिस्टम इनके टाइम में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। महलवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो आपको थे मैकेंजी 1822 में। कौन थे? तो मैकेंजी इन 1822 में। ठीक है, तीसरा हमारा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया तो हटाओ इसको, सिर्फ 2 भी करेक्ट है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वेयर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ द नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। तो नेपोलियन के सामने सारे लोग झुक रहे थे, लेकिन इंडिया में किसने अपने फ्लैग को ऊंचा कर रखा था? ब्रिटिश इंडिया में। तो वो थे आपको लॉर्ड वेलेस्ली। जब आप बात करें एम्पायर्स इन यूरोप क्रम्बल कर रहा था नेपोलियन के सामने, जो ब्रिटिश फ्लैग थी उसको हाई रखा था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक। ठीक है, इसी वक्त यूरोपियन पावर्स इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स बहुत फेस करते हैं डिफीट नेपोलियन के हाथ से, लेकिन वेलेस्ली के अंडर में जो बहुत ही
भी डिवाइज्ड होते हैं, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी लाइन्स को लाते हैं 1798 में। ब्रिटिश इंपेरियल फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं इन द व्यू ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए कह रहा है लॉर्ड डलहौजी प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू, तो किस लिए करते हैं? ठीक है, तो देखो ईजिली प्रोक्योर एंड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, बिल्कुल इंडिया से रॉ मटेरियल को उठा के ले जाना है और इसको फिर से रिफ्रेश करना है और फिर से बेचना है इसको इधर उधर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है प्रोवाइड ए प्रॉफिटेबल चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब चौथा कह रहा है प्रोवाइड चीप एंड ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए उनका कोई भी तरीका नहीं था, वो बस खुद की प्रॉफिट के लिए कर रहे थे, ये तो ऑब्वियसली क्लियर है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि ए और बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो समझना है। कह रहा है इन्वेस्टर्स वेयर गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 15% रिटर्न, तो ये देख लो, इसको हम लोग अभी कंक्लूड नहीं करते, इसको रोकते हैं। सेकंड कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड हर पीपल वेयर नॉट केप्ट इन फोर फ्रंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उनको क्यों फोर फ्रंट पर रखा जाएगा, उनसे क्यों इंटरेस्ट, उनकी बातों को क्यों इंटरेस्ट में रखा जाएगा, है ना, क्योंकि उस पर एक तो कॉलोनाइजर थे, है ना। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज ओपनड इन 1853, जो पहला टेलीग्राफ लाइन है वो 1853 में लाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। डलहौजी आपको पता होगा, ट्रेन भी और टेलीग्राफ लाइन भी। कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा होगा और ये ओपन हुआ था 1853 में, आगरा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, और ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल स्टाम्प, ये भी करेक्ट है। 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 2, 3, 4 जहाँ है, क्या 1 उसमें इंक्लूडेड है? नहीं है, तो आंसर तो हमें पता चल गया 2, 3, 4 होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंसिडरेशन था डेवलपमेंट का, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का इंडिया में, वो खुद के लिए था। जो ब्रिटिश थे वो इस्टेब्लिश करते हैं एफिशिएंट एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं टेलीग्राफ सिस्टम को। जो पहला टेलीग्राफ सिस्टम था वो कलकत्ता से आगरा में ओपन होता है 1853 में। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे इंडियन रेलवेज के, उनको गारंटी दिया गया था मिनिमम 5% एनुअल कंसेशन, तो ये 15% नहीं होगा, 5% होगा। ठीक है, चलिए, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी के बारे में कुछ स्टेटमेंट समझते हैं। ही सर्व्ड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। देखो, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी राजा गोपाली जो थे वो इंडियाज गवर्नर जनरल थे फ्रॉम जून 1948 से 1950 तक, 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक थे। ही वॉज द लास्ट एंड ओनली इंडियन टू होल्ड दैट ऑफिस, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है ना, ही सर्व्ड एज फ्री इंडियाज के पहले गवर्नर जनरल, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सेकंड कह रहा है ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट। देखो, जो राजा गोपालाचारी थे ना, वो पार्ट थे इंटर्म गवर्नमेंट के, होल्ड करते थे पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट, तो एजुकेशन एंड आर्ट को के पोर्टफोलियो को वो होल्ड करते थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई करेक्शंस होती है कहीं पे आपके आंसर की में, तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बायो सेगमेंट से। क्वेश्चन कह रहा है ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। रीजन कह रहा है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज आर रिलेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, सबसे पहले समझो कि सारे जो प्रोटीन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो ए तो कंप्लीटली फॉल्स है। और जो रीज़न है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है, वैसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाज, वो रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? जैसे मान लो प्रोटीन डाइजेशन जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है आपको आपके पेट से ही, मतलब स्टोमच से। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है पेप्सिन। तो जो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है आपके पेट से। एक्शन होता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है,
पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि होता है आपके स्टोमच में। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्राइप्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में। कहाँ पे? तो पैनक्रियाज में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्राइप्सिन होता है वो प्रोड्यूस होता है आपको इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब एक्टिवेटेड नहीं होता है पैनक्रियाज में। और ये एक्टिवेट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एक्टिवेट होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें डिओडेनम की, ये फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेगमेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। डिओडेनम में ट्राइप्सिन जो होता है वो कैटालाइज होता है, हाइड्रोलिसिस होता है उसमें, और उसके पेप्टाइड बॉन्ड को और ब्रेक करता है। ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड्स में। एंजाइम जो होता है वो कंटिन्यू छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने जाता है, इसको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं एंड पेप्टाइड्स कहते हैं। पेप्टाइड बाद में फिर अमाइनो एसिड में टूटता है। अमाइनो एसिड जो होता है वो बहुत छोटा होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में, और वो फाइनली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। ठीक है, तो सारे का सारा जो प्रोटीन होता है वो फैट वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइडेड होता है। डिओडेनम की बात कर ले, वो शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, डिओडेनम 25 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है डिओडेनम। ठीक है, कंटिन्यूस विद द स्टमक एंड शेप लाइक सी, मतलब सी शेप का होता है। यह सराउंड करता है आपको पेनक्रियाज के हेड से। जो डिओडेनम होता है वो आपको बर्नर्स ग्लैंड को कैरी आउट करता है, जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस रिच एल्कलाइन सीक्रेशन। ठीक है ना, जो बाइकार्बोनेट कैरी करता है। ये जो सीक्रेशंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपको पेनक्रियाज में बाइकार्बोनेट का, फिर न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक के एसिड को, और वो कंटेन करता है गैस्ट्रिक चाइम को। ठीक है, डिओडेनम हो गया। लेंथ की बात कर रहा है तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर जेजुनम की बात कर लेंगे तो जेजुनम आपको ये जो होता है मिड सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये कनेक्ट करता है डिओडेनम को इलियम के साथ। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है जेजुनम की वो आपको होगी 2.5 मीटर की। इलियम जो होता है वो फाइनल सेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, ये लगभग 3.5 मीटर का होता है, 3.5 मीटर का। तो इलियम, जेजुनम एंड डिओडेनम ये आपका करेक्ट सीक्वेंस में आ जाएगा। डिक्रीजिंग द लेंथ, ये 3.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, और ये 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो ग्लैंड है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कह रहा है इट्स सिक्रेशन कम फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स एंड इट इज एल्कलाइन। ठीक है, थर्ड कह रहा है इट्स सिक्रेशन इज सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए, अगर हम लोग बात करें लीवर की तो देखो ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ये तो लार्जेस्ट हो जाएगा, तो यहां पे डिस्कार्ड हो गया। जबकि पैनक्रियाज की बात कर ले तो ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में किसी भी वर्टेब्रेट्स के। ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ये आपको एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक के जस्ट पीछे वाले हिस्से में आपको मिलेगा। ये जो पैनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है, सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को जो कि अल्कलाइन होता है। ठीक है, इसकी जो सिक्रेशन होती है उसको कहा जाता है कि वो कंप्लीट करता है डाइजेस्टिव जूस को। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज। क्वेश्चन 35 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है द प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसीडर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा। तो आप ये तो प्रोबायोटिक फूड जो आप यूज़ करते हो वो गट फ्लोरा के लिए अच्छा होता है, गट्स के लिए अच्छा होता है, और साथ में ही उसमें कुछ लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं।
बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, वो लगभग 500 मिलियन बैक्टीरिया या 600 मिलियन बैक्टीरिया का घर होता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बैड होते हैं। रिसर्चर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं नॉर्मली कि जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हमारे गट एनर्जी के लिए अच्छा होता है। गट अच्छा होने का क्या मतलब हुआ? गट अच्छा होने का मतलब हुआ इम्यून सिस्टम अच्छा। इम्यून अच्छा होने का मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी होने का मतलब आप फिजिकली फिट होगे प्लस मेंटली फिट होगे, ठीक है। तो ये होता है। तो प्रोबायोटिक्स जो होता है उसको हम लोग नॉर्मली रेफर करते हैं एज ए गुड बैक्टीरिया। वो हमारे बॉडी को मदद करता है कि जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, विटामिन ए, डी, ई के, तो जितनी भी बॉडीज़ में होते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएँ। ये जो प्रोबायोटिक होते हैं वो आपको जो गट फ्लोरा होता है उसको बूस्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल और फिर ओवरऑल भी देखा जाए तो हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ठीक है। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि कह रहा है मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे जो विटामिन्स होगी वो हम लोग खुद सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जो विटामिन्स होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इसेंशियल फूड फैक्टर के तौर पे, इसेंशियल फूड फैक्टर्स, तभी तो वो फूड के थ्रू भी मिलते हैं हमें। मोस्ट ऑफ द पार्ट की अगर बात करेंगे, विटामिन जो होते हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे आपके डाइट से, लेकिन कुछ जो है वो किसी और मीन से भी आप उसको एक्वायर कर सकते हो। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जो गट फ्लोरा होती हैं वो प्रोड्यूस करती है विटामिन के एंड B7। B7 कहते हैं बायोटीन को, ठीक है। विटामिन के एंड बायोटीन को गट फ्लोरा में डेवलप किया जाता है। एंड वन फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होता है वो सिंथेसाइज होता है स्किन सेल्स में, ठीक है। जब ये एक्सपोज होगा सर्टेन वेवलेंस से, यूवी लाइट जो प्रेजेंट रहती है सनलाइट में, उससे ह्यूमंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ विटामिन को फ्रॉम प्रिकर्सर्स, या फिर वो जो कंज्यूम करते हैं। जैसे विटामिन ए जो होता है वो सिंथेसाइज होता है आपको बीटा कैरोटीन से। विटामिन B3 नियासिन, ये सिंथेसाइज होता है आपको एमाइनो एसिड से। एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा, हो भी जाएगा तो फिर उतना नहीं होगा जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। चलिए 37 कह रहा है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, तो यहाँ रॉन्ग हो गया। विटामिन आर द एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट हो गया। तो असर्शन रॉन्ग, यहाँ भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीदिंग। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके ब्लड में गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा? कह रहा है रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा? फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को तो रखना है ना बॉडी में, कांस्टेंट रखना होगा। मतलब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा रखोगे तो ब्रीदिंग लिमिटेड होगा। ऑक्सीजन की लेवल अच्छी होनी चाहिए ब्लड में, तो जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाएगी ना, तो आप ब्रीदिंग फास्ट कर लोगे। मतलब जल्दी जल्दी जो सांस लेते हैं ना, उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व है। तो ना एक कंडीशन है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया, हाइपोसेमिया। तो इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में। यह डिस्क्राइब करता है एक लोअर या फिर एक एबनॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में। अगर हमको हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करना है ना, तो हमारे बॉडी को चाहिए रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होगा, सेल्स और टिश्यूज यूज करेगी उसको। जब ऑक्सीजन लेवल फॉल कर जाता है कुछ सर्टेन अमाउंट से, तो हाइपोक्सीमिया ऑकर होता है, और ये आप क्या करोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करोगे। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द डिमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद आरबीसी। आरबीसी के बारे में बात हो रहा है। विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो। तो
उसमें क्या क्या करेक्ट है ये पूछ रहा है। दे हैव आयरन, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेज, तो ये नहीं होता वैसे, ये WBC का काम है। फिर भी बात करते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, बिल्कुल सही। इसमें हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन डिजॉल्विंग पोटेंशियल होता है उसमें, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व कराता है और पूरे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करवाता है। तो चलिए रेड ब्लड सेल की बात कर ले, इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, इसको हम लोग एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, रेड RBC को एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लड सेल का, और किसी वर्टेब्रेट्स में, ऑर्गेनिज्म में ये बेसिक आपको मिल जाएगा। इसका मेन काम होगा ऑक्सीजन डिलीवर करना बॉडी के टिश्यूज को वाया ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। RBC जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है लंग्स में लेता है या फिर गिल्स के थ्रू लेता है और रिलीज करता है इसको टिश्यूज में, ठीक है, बॉडी कैपिलरीज के थ्रू। जो साइटोप्लाज्म होता है एरिथ्रोसाइट्स का, वो रिच होता है हेमोग्लोबिन में, एक आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल होता है जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन को, जो RBC सेल में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा 1, 2 और 4 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा 1, 2 और 4 हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है वैसे लोग पीपुल विथ AB ब्लड ग्रुप्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो A से ले सकते हैं, B से ले सकते हैं, O से ले सकते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे ले सकते हैं ब्लड, ठीक है। चलिए, रीजन कह रहा है रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप AB हैज नो एंटीजन एंड नो एग्लूटिनेशन डज नॉट occur विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। अगर ऐसा होगा तो वो कैसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, पॉसिबल है क्या? तो हमारा A ट्रू है, R फॉल्स है। ब्लड ग्रुप AB जो है उसके पास A और B दोनों एंटीजन है। देखो A एंड B दोनों एंटीजन है उनके RBC के सरफेस पे, और जो उनका ब्लड प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, देखो ये इफेक्टिवली आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप कुछ पढ़ लोगे, मतलब जब जो भी टॉपिक मैं देता हूँ उसको पढ़ के आया करो, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है जिसका ब्लड टाइप AB है वो ब्लड रिसीव कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप से, क्योंकि AB प्रेफरेबल हो गया, लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता है अपने ब्लड को AB को, तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सली रेसिपिएंट रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन जो है वो करेक्ट है? कह रहा है कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडीज ब्लड एट द गिवन टाइम। देखो सेकंड कह रहा है ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ऐसा होता है क्या? 70% टोटल वॉल्यूम ब्लड का होगा? नहीं। आगे देखते हैं। WBC आर मेड अप ऑफ लिम्फ नोड ओनली, तो यहाँ पे इसके बारे में सोचोगे। फोर्थ कह रहा है द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन WBC, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझो, प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, उसको कहते हैं कोआगुलेशन, जमना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होगा वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे गैदर होगा, स्टिक करेगा, लाइनिंग बनाएगा, इंजर्ड जो ब्लड वेसल्स होगा उसके साथ और फॉर्म करेगा प्लेटफॉर्म जिसमें ब्लड कोआगुलेशन हो पाएगा। प्लेटलेट्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है डायमीटर ऑफ RBC के। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं उनका काउंट होता है लगभग 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। जब आपको डेंगू ये सब हुआ तो प्लेटलेट गिर जाता है, आपको पता होगा जो, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो दे मेक अप एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो रेशियो ऑफ प्लेटलेट्स टू रेड ब्लड सेल, तो अगर हम लोग रेशियो ऑफ प्लेटलेट्स टू RBC की बात करेंगे, ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो ये आपको लगभग 1:10 का रेशियो मिलेगा, से लेकर के 1:20 भी मान सकते हो। RBC जो होता है वो मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल है, RBC जो है वो मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो RBC लगभग आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख पर माइक्रोलीटर या फिर 50 लाख तक चला जाता है। रेड ब्लड सेल जो लगभग होता है वो 40% आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम का कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। चलिए वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं ब्लड सेल में,
लेकिन वो फ्यूएस्ट भी होते हैं। WBC जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देर आर नॉर्मली 4000 to 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर, तो ये आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन कम होते हैं, लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा। आर्टरीज वेंस कंपेयर टू आर्टरीज, वेंस आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडीज ब्लड एट द गिवन टाइम, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेंस जो होता है वो ज़्यादा न्यूमरस होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। बी कह रहा है ब्लड सेल्स कंटेन अबाउट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, बिल्कुल रॉन्ग है। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज का सेगमेंट मैंने आपको बता दिया। चलिए 42 कह रहा है व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी, तो ब्लड का फंक्शन बताना है, बेसिक है। तो ये फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को, मोस्ट ऑफ द फंक्शन उसका ऑक्सीजन को वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। ब्लड जो है वो परफॉर्म करता है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू टिश्यूज, हेमोग्लोबिन का जो वर्क होता है जो आरबीसीज कैरी करती है, वो इसका मेन काम है। और साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स का भी काम है, न्यूट्रिएंट्स का भी, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। तो ये भी काम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी आप समझ लो मेन काम ऑक्सीजन को इधर से उधर करना। चलिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अब कह रहा है विटामिन आर इन विगोरेटिंग एलिमेंट्स हुज स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। चलिए तो ट्रू है, अब इसको बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हो, इसका स्मॉल क्वांटिटी आपको थोड़ा ना थोड़ा इंटेक करना पड़ता है और ये रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए। सेकंड कह रहा है विटामिन हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन एंड मिनरल्स जो होता है वो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करते हैं बॉडी में, क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है उसको कुछ टीनी अमाउंट उनकी ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रो स्मॉलर पार्ट, न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, मीट, ये सब गुड सोर्स हैं विटामिन के। वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो विटामिन नहीं है, ये आपको आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। वाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। एक बार क्या करना ना, यूट्यूब पे जाके WBC किस तरीके से हार्मफुल बैक्टीरिया को ईट कर रहा है ना, ये वीडियोस देखना अंडर द इंस्ट्रूमेंटल माइक्रोस्कोप, आपको दिखेगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देख के देखना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए बात कर लेते हैं फैटी लीवर के बारे में। कह रहा है द फैटी एसिड शुड बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, ठीक है। फैटी एसिड शुड बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। चलिए कह रहा है अ नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट, द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, डिफिशियंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप फैटी एसिड के बारे में जानना है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इसको कॉम्प्लेक्स में काउंट कर सकते हो। तो देखिए जो फैटी एसिड होता है वो हमारे ह्यूमन डाइट का पार्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नॉर्मल डाइट में कम से कम आपके पास 75 ग्राम ऑफ फैट होना चाहिए। अगर आप बात करोगे नॉर्मल डाइट की, तो जो 2200 से लेके 2400 कैलोरी की बात करेंगे हम, तो उसमें लगभग आपको 75 ग्राम फैट होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैट एसिड, जो सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है ना वो सिंथेसाइज कर सकता है मोस्ट ऑफ द फैट एसिड, ठीक है। लेकिन कुछ एसेंशियल फैट एसिड होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, कुछ, लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैट एसिड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तीसरा रॉन्ग हो जा रहा है, तो करेक्ट पूछा है तो तीसरा जहाँ भी है उसको एलिमिनेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर होगा बी। कह रहा है डिफिशियंसी डिजीज जो होता है वो डेवलप हो जाता है अगर हमारे बॉडी में एसेंशियल फैट एसिड नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर बी हो गया। अब कह रहा है इन द ह्यूमन बॉडी विथ स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच टू, तो कौन से स्ट्रक्चर से अपेंडिक्स अटैच्ड होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हैं जिससे अपेंडिक्स अटैच्ड होते हैं वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है वो एक ब्लाइंड इंडेड ट्यूब है जो कनेक्टेड होता है आपको कैसम से, जो कंसिडर होता है बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे एम्ब्रायो या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रायोलॉजिकली वो डेवलप होता है। जो कैसम होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है कोलोन का, लोकेटेड होता है जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे आपको कैसम मिल जाएगा, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वो ब्लाइंड इंडेड ट्यूब है जो कनेक्टेड होता है कैसम से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है प्रोडक्शन विच ऑफ द
प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर, इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, तो लीवर जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, यह लोकेटेड है आपको एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो लंग्स को सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम होता है, और इसकी 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लीवर की, तो ये एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन करता है, स्टोरेज ऑफ फैट एंड कन्वर्सन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया। यूरिया जो होता है वो वन एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, जो कि एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है। चलिए, ये हमारा हुआ आज डे 8 का कंप्लीट क्वेश्चन फ्रॉम 0 टू लास्ट पॉइंट। कल से हम लोग जो मॉडाइवल इंडियन हिस्ट्री वाले शुरू करने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।